हे एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम घटना चक्र आईडीएसटी मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जो कि 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करता है। नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड अब तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। यह हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड तीसरा लेक्चर होगा, जिसका पहला टॉपिक है इंडिया एआई मिशन। ठीक है, तो देखते हैं वाई इन न्यूज, ये चर्चा में क्यों रहा। चूँकि मार्च 2024 को कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी, इसीलिए ये चर्चा में बना रहा। इससे रिलेटेड जो टोटल व्यय है वह है 10,371 करोड़ रुपए, जो कि अगले 5 सालों के लिए होगा। इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोलॉजिकल सिस्टम को मजबूती प्रदान करना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना ही इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, इसे रेगुलेट कौन करता है? तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंटेलिजेंस बिजनेस द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला न्यूज़ है वो है दूरसंचार अधिनियम 2023। ठीक है, इसको मंजूरी कब मिली राष्ट्रपति की? तो 24 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ने टेलीकम्युनिकेशन बिल को असेंट दे दिया। इसके बाद यह एक एक्ट बन गया। ठीक, यह एक विधेयक बन गया। तो आप लोग बताएंगे प्रेसिडेंशियल असेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? क्या वो आर्टिकल 111, 112, 113, 114 में से कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंशियल असेंट से रिलेटेड है? ठीक, और एक चीज़ आप लोग बताएंगे कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो गवर्नर होता है वो किस आर्टिकल के तहत किसी बिल को रिजर्व रखता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, आपके ऑप्शन है 201, 202, 203 या 204। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाई न्यूज, ये चर्चा में क्यों है? टेलीकम्युनिकेशन बिल चर्चा में क्यों है? चूँकि 5 जुलाई 2024 को इसके कुछ प्रोविज़न लागू हो गए, इसीलिए ये चर्चा का विषय रहा। ठीक, अब इसके कुछ प्रोविज़न के बारे में देखते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेश को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। इससे पहले जो भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेश रहते थे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहते थे, उनको इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक करने की परमिशन नहीं थी। बट अब गवर्नमेंट किसी विशेष कंडीशन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए कम्युनिकेशन या मैसेज को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोई भी सिंगल व्यक्ति मैक्सिमम 9 सिम कार्ड रख सकता है। ठीक, बट JNK के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए रिस्ट्रिक्शन है। जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति मैक्सिमम 6 सिम कार्ड ही अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करना अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर अपराध है तो अपराध के लिए कुछ दंड भी होंगे। तो इसके लिए 3 वर्ष का कैद या 2 करोड़ का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वांछित क्षेत्र में दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। ठीक, जिसे अब हम डिजिटल इंडिया फंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला न्यूज़ है वह है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, या पेपर लीक से संबंधित है। इससे पहले इससे रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं था। अब देखते हैं। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 12 फरवरी को। ठीक, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। नेक्स्ट देखते हैं लागू कब हुआ? 21 जून 2024 को लागू हुआ। इसमें कैद होगा 3 से 5 साल के लिए। ठीक, जुर्माना का जो अमाउंट है वो है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन जितने भी अपराध होंगे, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध या तो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। ठीक, कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल यानी कि संज्ञेय और गैर जमानती
और असमनीय अपराध माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला है, संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए एक अलग प्रोविज़न है। 5 वर्ष से 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है इनको, या तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ठीक है, 5 से 10 वर्ष के लिए सज़ा तथा कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखते हैं, इन अपराधों की जांच या तो डीएसपी या एसीपी रैंक के अधिकारी ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली बिहार विधानसभा द्वारा बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 को पारित किया गया है। ठीक, जो अगला न्यूज़ है वो है नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन। ठीक, सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, कुछ स्टैटिक पोर्शन की चर्चा करेंगे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5th सेंचुरी एडी में हुई थी। कौन से डायनेस्टी ने किया था? गुप्ता डायनेस्टी ने। गुप्ता डायनेस्टी के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, यह मूलतः एक बौद्ध विहार था जो आगे चल के नालंदा यूनिवर्सिटी में बदल गया। पहले यह बौद्ध विहार था। आगे देखते हैं इसका संरक्षण, इसे किसने संरक्षण दिया, किसने प्रोटेक्शन दिया? तो 7th सेंचुरी के हर्षवर्धन, ठीक, राजा हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के शासक थे और जिनके टाइम में वैनसांग आया हुआ था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा लेके गया, तथा 8 से 12वीं शताब्दी के पाल वंश ने इसको संरक्षण दिया। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि पाल वंश के किस शासक ने ओदंतीपुरम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? और जो दूसरा क्वेश्चन है कि पाल वंश के किस शासक ने कौन सा यूनिवर्सिटी था यार वो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। इसका पतन बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। ठीक, इसका पतन बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। यह एक तुर्क शासक था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं खोजकर्ता कौन था इसका। तो इसके खोजकर्ता थे फ्रांसिस बुकानिन हैमिल्टन। 1812 में इसकी खोज किया था इन्होंने। नेक्स्ट, इसे यूनिवर्सिटी के रूप में किसने सर्वप्रथम पहचान दिया? किसे यूनिवर्सिटी के रूप में पहचाना? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861-62 में इसे यूनिवर्सिटी के रूप में इसकी पहचान की। अलेक्जेंडर कनिंघम को आप लोग जानते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिवाइवल का प्रस्ताव किसने रखा। तो इसके रिवाइवल का प्रस्ताव हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रखा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये चर्चा में क्यों रहा। चूँकि 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा ज़िले, कौन से ज़िले? नालंदा ज़िले में स्थित राजगीर के समीप, ठीक, मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। तो क्या इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पुराने नालंदा के अवशेषों पर किया गया? नहीं, इसका उद्घाटन पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी के समीप, ठीक, राजगीर में किया गया। किसके द्वारा? मोदी के द्वारा, नालंदा ज़िले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न नालंदा, जो आधुनिक नालंदा है, ये नालंदा एक्ट 2010 के तहत अस्तित्व में आया। ठीक, मॉडर्न नालंदा केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय नालंदा एक्ट 2010। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके कुलाध्यक्ष कौन है। तो इसके कुलाध्यक्ष प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब द्रौपदी मुर्मू इसके कुलाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, इसके कुलाधिपति यानी कि चांसलर कौन है। तो अरविंद पनगड़िया। ठीक, ये इसके कुलाधिपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरिम वाइस चांसलर कौन है। इंटरिम वाइस चांसलर तो प्रोफेसर अभय कुमार सिंह इंटरिम वाइस चांसलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला न्यूज है वो है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय की सूची में शामिल। ठीक, इससे रिलेटेड देखते हैं क्या न्यूज है। चूँकि जैसे कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भीषण भूकंप आने के कारण, अर्थक्वेक आने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। ठीक, इन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का निर्माण किया गया। ठीक, इसका उद्घाटन कब हुआ?
इसका उद्घाटन 2022 में किसने किया? मोदी ने किया। कहाँ पे किया? तो इसका उद्घाटन हुआ भुजियो डूंगर पहाड़ी पर, जो कि राजस्थान के भुज में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्न इंडिया का लार्जेस्ट मेमोरियल एंड म्यूजियम है। ठीक, यह आधुनिक भारत में अब तक निर्मित सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके आर्किटेक्ट कौन हैं? तो इसके आर्किटेक्ट हैं राजीव कठपालिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्मृति भूकंप स्मारक जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन है। ठीक, स्मृति भूकंप स्मारक में ही विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी स्थित है, जो कि 4.5 लाख से अधिक, जिसमें 4.5 लाख से अधिक पेड़ स्थित हैं, निहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यूनेस्को द्वारा इसे प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड हेतु सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। क्या किया गया? प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड द्वारा सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, इसका कौन सा रैंक है इस कैटेगरी में? इसका तीसरा रैंक है आउट ऑफ 7। 7 में से जो रैंक है वो तीसरा है। ठीक है, अब ये प्रिक्स वर्सेल्स क्या होता है? यह विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड है। ठीक, द वर्ल्ड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है। किसे? प्रिक्स वर्सेल्स को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ दूसरे भी ब्यूटीफुल म्यूजियम इसमें सम्मिलित हैं। जो पहले नंबर पे है वो है चाइना का A4 आर्ट म्यूजियम। ठीक, और इंडिया के बाद जो है चौथे नंबर पे है वो कौन सा है? ये है जापान का सिमोस आर्ट म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मियावाकी फॉरेस्ट क्या होता है? ये बहुत ही डेंस मल्टी लेयर फॉरेस्ट होता है, जिसे बहुत पास में लगाया जाता है। ठीक, इस मेथड को जिसने डेवलप किया था उसका नाम था अकीरा मियावाकी। ये जापान के एक बोटनिस्ट थे। ठीक, जापान के एक बोटनिस्ट थे, इन्होंने ही इस मेथड को डेवलप किया था। आप देख सकते हैं ये मियावाकी वन ही है जो बहुत पास में लगाने से विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला न्यूज़ है वो है मोदी सरकार 3.0 से रिलेटेड। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। कौन से लोकसभा इलेक्शन हुआ था? 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ। ठीक, ये इसमें मोदी कौन से नंबर के पीएम बने? 20th नंबर के पीएम बने। इलेक्शन कब से कब तक हुआ? तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक इलेक्शंस हुए। और इलेक्शंस का रिज़ल्ट कब आया? तो 4 जून को इलेक्शन के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए। और मोदी ने जो ओथ शपथ लिया वो 9 जून 2024 को शपथ लिया। किसके तहत? नेबरहुड पॉलिसी एंड सागर विजन के तहत। किसके तहत? नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत इन्होंने शपथ लिया। इसमें होता क्या है कि ये पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के सामने जो है ये शपथ लेते हैं। ठीक, तो इस शपथ समारोह में बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश के नेता शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं ये कितने चरणों में हुआ? तो ये इलेक्शन 7 चरणों में हुआ। आचार संहिता कब लगा? तो 16 मार्च 2024 को आचार संहिता लगा था। ठीक है, इसमें कुछ प्रोविज़न है। 85 ईयर से अधिक आयु और 40% दिव्यांग के लिए वोटिंग फ्रॉम होम की सुविधा थी, घर से वोट देने का सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांगों की नेशनल आइकन बनी वो शीतल देवी। शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज हैं जो कि जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अर्जुना अवार्ड भी पाया हुआ है। ठीक, जो टोटल मतदान हुए थे वो 65% हुए थे, एक्सक्लूडिंग पोस्टल वोटिंग को छोड़कर। जो मैक्सिमम वोटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लक्षद्वीप में मैक्सिमम वोटिंग हुआ। और बिहार में मिनिमम वोटिंग हुई कितने परसेंट? 56%। और जो यूपी का वोटिंग परसेंटेज रहा वो 57% रहा। ठीक, 543 सीटों में से केवल 542 सीट्स पर ही 543 में से केवल 542 सीटों पर ही वोटिंग हुई। ऐसा क्यों?
तो मुकेश दलाल जो है सूरत निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए। ठीक है। अब 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सदस्यों में से 74 महिलाएं थी। ठीक है। जबकि 70th लोकसभा में इनकी संख्या ज़्यादा थी। 70th में कितनी थी? 70th लोकसभा में इनकी संख्या 78 थी। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा निर्वाचन प्रमुख परिणाम क्या रहे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, कितनी? 240। उसके बाद INC 99। ठीक, और समाजवादी पार्टी जो कि सबसे सफल पार्टी रही इस बार, 37 सीट्स मिली। ठीक, AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट्स तथा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK को 22 सीट्स तथा TDP को 16 सीट तथा JDU को 12 सीट मिली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले शीर्ष 3 प्रत्याशी कौन हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मत से जीतने वाले प्रत्याशी रकीबुल हुसैन हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? धुबरी था इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। और ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो असम में ही धुबरी है। ठीक, तो ये कितने मतों से जीत दर्ज किया? तो ये 10,12,476 मतों के अंतर से जीत दर्ज किया। जो दूसरे स्थान पे हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि जिनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विदिशा है तथा संबंधित राज्य मध्य प्रदेश के विदिशा से। ठीक, और इनका जो मतों का अंतर था वो था 8,21,408। 8,21,408। जो नेक्स्ट है वह CR पाटिल। ठीक, ये नवसारी गुजरात से, इनका जो मतों का अंतर था वो था 7,73,521। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ठीक, इन्होंने 80 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की। 80 में से कितने सीट? 37 सीटों पे। नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं लोकसभा का सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज बना। ठीक, जो कि कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और ये कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ये समाजवादी पार्टी सपा से संबंध रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन नियुक्त हुई? तो प्रिया सरोज, जो कि मछली शहर के से हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? मछली शहर, और ये भी समाजवादी पार्टी से संबंध रखती हैं। तो हमने देखा सबसे युवा सांसद में पुष्पेंद्र सरोज, सबसे युवा महिला सांसद में प्रिया सरोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश ने नोटा में रिकॉर्ड कायम किया। ठीक, नोटा में एक रिकॉर्ड कायम किया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में सर्वाधिक जो है नोटा पड़े। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन है? तो भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कोटा से, ठीक, कहाँ से? राजस्थान कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला को एक बार फिर से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक, 18th लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 जून 2024 को मोदी सरकार लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसा करने वाले ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 30 कैबिनेट मंत्रियों ने, 5 राज्य मंत्रियों ने जिन्होंने स्वतंत्र प्रभार लिया, और 36 राज्य मंत्रियों, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ने भी शपथ ग्रहण की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।